हाँ तो देखो, हम पढ़ रहे हैं हलंत पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत युष्मद और अस्मद दकारांत समान लिंगी शब्दों की रूप सिद्धियाँ और उनमें प्रयुक्त होने वाले सूत्रों के विषय में। तो अभी तक हम युष्मद और अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन तक प्रयुक्त होने वाले सूत्रों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम फिर से बात करेंगे युष्मद और अस्मद शब्दं की सिद्धियों में प्रयुक्त होने वाले सूत्रों के विषय में। तो सूत्र है त्वमावेक वचने, त्वमाव एक वचने। तो देखो, जैसा जब हम विखंडन करेंगे तो हमें प्राप्त होता है कि त्व और म, त्व और मैं एक वचने, यानी एकत्व के कथन में विभक्ति विद्यमान होने पर युष्मद और अस्मद शब्दों के माँ के बाद त्वय और माँ होते हैं। अर्थात यदि युष्मद और अस्मद शब्द के पीछे एक वचन का कोई भी प्रत्यय है, सूत्र क्या कहता है कि यदि युष्मद और अस्मद शब्द के बाद एक वचन का कोई भी प्रत्यय है, एक वचन का कोई भी प्रत्यय है, तब कोई भी प्रत्यय है तब क्या होगा? युष्मद के युष्म के स्थान पर त्वय, युष्मद के युष्म के स्थान पर त्वय और अस्मद के अस्म के स्थान पर मैं आदेश हो जाता है। ठीक है, जैसे युष्मद अथवा अस्मद और उसके बाद एक वचन का कोई भी प्रत्यय है, तब उस स्थिति में क्या होगा? युष्म के स्थान पर त्वय और अस्म के स्थान पर म, त्वमाव एक वचने सूत्र से त्वय और मैं हो जाते हैं। अगला सूत्र है द्वितीयायांच। द्वितीयायांच, ये सूत्र क्या कहता है कि द्वितीय विभक्ति पर विद्यमान होने पर युष्मद और अस्मद शब्दों को आकार आदेश हो जाता है। लेकिन कब? यदि पूर्व में, इसके लिए दो बातें हैं कि पूर्व में विद्यमान युष्मद और अस्मद प्रातिपदिक हो। तो यदि पूर्व में प्रातिपदिक युष्मद और अस्मद शब्द विद्यमान हैं और उनके पश्चात द्वितीय विभक्ति का कोई भी प्रत्यय, द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय कौन कौन से हैं? अम और सस। तो द्वितीय विभक्ति का कोई भी प्रत्यय विद्यमान है, तब युष्मद और अस्मद के अंतिम दकार के स्थान पर आकार हो जाता है। अर्थात अस्मद और युष्मद का जो अंतिम दकार है, उस द के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। कब? जब पूर्व में युष्मद और अस्मद शब्द, युष्मद और अस्मद शब्द, इसके बाद में द्वितीय विभक्ति का कोई भी प्रत्यय, द्वितीय विभक्ति का कोई भी प्रत्यय हो, तब युष्मद और अस्मद के अंतिम दकार को आकार हो जाता है। इन दो सूत्रों की सहायता से द्वितीय विभक्ति एक वचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन, अर्थात द्वितीय विभक्ति एक वचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन के कौन कौन से शब्द हैं? तो देखो, द्वितीय विभक्ति एक वचन युष्मद शब्द में त्वाम और युवाम, द्वितीय विभक्ति एक वचन और द्विवचन त्वाम और युवाम, और अस्मद के
द्वितीय विभक्ति का एक वचन माम और आवाम। इन चार शब्दों की जो सिद्धि है, इन चार सिद्धों की रूप सिद्धि इन दो सूत्रों की सहायता से होगी। त्वाम युवाम, माम और आवाम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। जैसे त्वाम, ठीक है, युष्मद शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है त्वाम। इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे युष्मद प्लस प्रातिपदिक संज्ञा। सबसे पहले क्या करते हैं? प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा के लिए सूत्र कौन सा लगाते हैं? अर्थवद धातु प्रत्य प्रातिपदिकम सूत्र। तो अर्थवद धातु प्रत्य प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने पर उसके बाद सुप प्रत्याहार का आगम होता है। सुप प्रत्याहार के लिए किन तीन सूत्रों का प्रयोग करते हैं? डया प्रातिपादिकात प्रत्ययपरस्य सूत्र। तो हम लिखेंगे युष्मद प्लस प्रातिपदिक संज्ञा को सुप में परिवर्तित करेंगे, सूत्र लिखेंगे डया प्रातिपदिकात प्रत्ययपरस्य सूत्रों के द्वारा या सूत्रों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद द्वितीय विभक्ति एक वचन। द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय क्या है? अम। द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय क्या है? अम। तो युष्मद प्लस अम। सूत्र कौन कौन से प्रयुक्त होंगे? सुऔजस अमोट्सस सुपह और द्वयेकयो द्विवचनई एक वचने सूत्र से द्वितीय विभक्ति एक वचन का अम प्रत्यय आदेश हो जाता है। इस प्रकार से हमें लिखना है। जब अम प्रत्यय आदेश हो गया तो हमने अभी सूत्र पढ़ा त्वमाव एक वचने। त्वमाव एक वचने सूत्र से क्या होता है? युष्मद के युष्म के स्थान पर तो यह आदेश हो जाता है, ठीक। तो हम सूत्र लिखेंगे, इधर स्थिति क्या होगी? त्व, शेष क्या रहेगा? अद और अम। सूत्र लिखा जाएगा त्वमाव एक वचने सूत्रेण युष्म स्थाने त्वय, अर्थात त्वमाव एक वचने सूत्र से युष्म के स्थान पर त्वय हो जाता है, ठीक है। जब त्वय हो गया, अद हो गया, अम हो गया, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इधर क्या है? आ है, इधर भी क्या है? आ है। इन दोनों को क्या हो जाता है? पररूप एकादेश। पररूप एकादेश करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग में लाया जाएगा? अतो गुणे सूत्र। तो हम लिखेंगे त्व और इसके नीचे क्या कर देंगे? हलंत का चिन्ह, यानी हल वर्ण बना देंगे इस त्व को। तो त्व अद प्लस अम, सूत्र लिखा जाएगा अतो गुणे सूत्रेण अकार प्लस अकार, यानी आ प्लस आ के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाता है। उसके बाद हमें पता है कि द्वितीय यांचे सूत्र क्या करता है? दकार के स्थान पर आकार आदेश करता है। अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा द्वितीय यांच, सूत्र क्या करता है? दा के स्थान पर आ। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इधर स्थितियां बनेंगी, त्वय के स्थान पर त्वय ही रहेगा, अकार के स्थान पर अकार रहेगा। केवल दकार को आकार में परिवर्तित करना है, केवल अंतिम दा को दीर्घ आ में बदलना है, बाकी स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। सूत्र लिखेंगे द्वितीय यांच सूत्र द्वारा दकार के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है, ठीक है। जब इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है तो देखो हमारे पास ह्रस्व आकार है और उसके तुरंत बाद दीर्घ आकार है। तो आ के बाद आ होने पर क्या हो जाता है? सवर्ण दीर्घ आदेश, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्वय और आ प्लस आ के स्थान पर दीर्घ आ प्लस अम। सूत्र लिख दिया जाएगा अकह सवर्णे दीर्घ, सूत्र से आ प्लस आ स्थाने सवर्ण दीर्घादेश कृते। जब हम हिंदी भाषा में लिखेंगे तो लिख देंगे कि अकह सवर्णे दीर्घ, सूत्र से आ प्लस आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घादेश प्राप्त होता है, ठीक है।
सवर्ण दीर्घ आदेश प्राप्त होने के पश्चात हम देखते हैं कि इधर हमारे पास क्या है, दीर्घ आ है, इधर क्या है, ह्रस्व आकार है, ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार। ठीक है, अमी पूर्व सूत्र से क्या होता है कि अम से पूर्व आकार और आ के स्थान पर पररूप एकादेश होता है। क्या होता है, पररूप एकादेश होता है। तो हम सूत्र लिखेंगे कि त्वय के स्थान पर त्वय, आ प्लस अ के स्थान पर आ प्लस म। तो देखो ये क्या है, पूर्व रूप। ठीक है, सूत्र लिख देंगे अमी पूर्व है सूत्रेण पूर्व रूप एकादेश, अर्थात अमी पूर्व सूत्र से अ प्लस आ के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। जब पूर्व रूप एकादेश हो गया तो देखो हमारे पास स्थिति हो गई त्वाम। क्या हो गया, त्वाम। तो हम इन्हें एकत्रित करके संयोजन करके एक स्थान पर लिखेंगे और एक स्थान पर संयोग करके लिखने के लिए सूत्र प्रयोग में लाया जाता है अज्जीनम परेण संयोज्यम सूत्र। तो त्वाम इधर लिखेंगे अज्जीनम परेण संयोज्यम सूत्र से वर्ण संयोग करने पर, अज्जीनम परेण संयोज्यम सूत्र से वर्ण संयोग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, त्वाम प्राप्त होता है। और इसी की हमें क्या है, आवश्यकता है। तो हमें इसमें विभक्ति कार्य तो करना ही नहीं है, लेकिन हमें देखो यहाँ पे अंतिम क्या है, मकार है। जब अंतिम हलंत वर्ण होता है तब हलंत्यम सूत्र से क्या होता है, उसका लोप प्राप्त होता है। लेकिन न विभक्तौ तुष्मा सूत्र से क्या होता है, अंतिम हलवर्ण के अंतिम हलवर्ण के लोप का निषेध होता है। तो हमें लिखना है त्वाम। सूत्र लिख देंगे हलंत्यम सूत्रेण म इत्यस्य लोपः प्राप्यते किंतु न विभक्तौ तुष्मा इतने सूत्रेण निषेध भूत्वा असौ स्थिति प्राप्यते। हिंदी भाषा में लिखने के लिए हम लिखेंगे कि त्वाम, हलंत्यम सूत्र से त्वाम के अंतिम मकार का लोप प्राप्त होता है, किंतु न विभक्तौ तुष्मः सूत्र से निषेध होकर यही स्थिति रहेगी। और यही स्थिति रहेगी तो हम देखते हैं कि त्वाम जिसकी हमें आवश्यकता थी हमें प्राप्त हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम। इसी प्रकार से माम अस्मद द्वितीया एक वचन का रूप है क्या, माम। अस्मद द्वितीया एक वचन माम इसी प्रकार से सिद्ध होगा। हमें केवल क्या करना है कि माम अस्मद में अस्म के स्थान पर म करना है। अस्मद के अस्म के स्थान पर म आदेश किस सूत्र से होगा, तो माव एक वचने सूत्र से होगा। अंतिम दकार को दीर्घ आ किससे होगा, द्वितीयायाम च सूत्र से होगा। ठीक है, बाकी के इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, अस्मद शब्द द्वितीया एक वचन को सिद्ध करना है। इसी प्रकार से युवाम और आवाम जो कि द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के रूप हैं, युष्मद और अस्मद के सिद्ध होंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। द्वितीय विभक्ति द्विवचन तक की सारी सिद्धियां हमें करनी है। आगे के सूत्रों के विषय में अगले अध्याय के लिए रुकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।